नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज के सभी हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस रिश्ते का है जो कभी इजराइल और ब्रिटेन के बीच बेहद खास माना जाता था, लेकिन आज उसी रिश्ते में इतनी तल्खी क्यों आ गई। इजराइल के प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन कह दिया। नेतन्याहू ने एक पॉडकास्ट में ब्रिटेन की मौजूदा स्थिति पर तंज कसा है, ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक कहकर संबोधित किया है। लेकिन अब असली सवाल यही है कि नेतन्याहू ने ऐसा क्या कहा, क्यों कहा, और क्या इसकी वजह ब्रिटेन की बदलती मिडिल ईस्ट पॉलिसी है। क्या गाजा युद्ध के बाद ब्रिटेन का इजराइल के प्रति रवैया सचमुच बदल गया है। और देखिए इजराइल का रवैया क्यों बदला, सबसे पहले आपको समझना होगा दर्शकों, नेतन्याहू ने ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक कहा ही क्यों। इसका सबसे सीधा और सटीक जवाब क्या है, इजराइल के प्रति ब्रिटेन के बदलते रुख को लेकर नेतन्याहू की नाराजगी। नेतन्याहू ने जिस इंटरव्यू में यह टिप्पणी की है उसके वो पुराने ब्रिटेन आज के ब्रिटेन के बीच तुलना कर रहे हैं। उन्होंने रेडोल्फ चर्चिल का जिक्र किया जो विंस्टन चर्चिल के बेटे थे और जिनकी इजराइल के प्रति रिपोर्टिंग को नेतन्याहू सकारात्मक बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि आज के ब्रिटेन में वैसा रवैया ढूंढना मुश्किल है। यहीं से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन वाली टिप्पणी सामने आई। यानी ये जो बयान है ना, ये सिर्फ ब्रिटेन की मुस्लिम आबादी पर टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे है ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को लेकर नेतन्याहू की नाराजगी देखने को मिल रही है। यदि नेतन्याहू के लिए सवाल सिर्फ ब्रिटेन में कितने मुसलमान हैं ये नहीं है, सवाल यह है कि ब्रिटेन की सरकार इजराइल को लेकर कैसे खड़ी दिखाई दे रही है। और इसी बदलते रुख पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने अंदाज में अटैक किया है ब्रिटेन के बदलते यहां पर डेमोग्राफी को लेकर। अब देखिए, आप समझिए कि इजराइल और ब्रिटेन के रिश्ते अचानक खराब नहीं हुए। गाजा युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच मतभेद लगातार बढ़ते गए। ब्रिटेन ने इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन दर्शकों किया, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, गाजा में सैन्य कार्रवाई हुई, आपको याद होगा, इजराइल के द्वारा, और मानवीय संकट बढ़ा तो क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का रुख ज्यादा आलोचनात्मक हो गया इजराइल के खिलाफ। अब मई 2025 में ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को ब्रेक लगा दिया, टोटली ब्रेक, रोक दिया गया। इजरायली बस्तियों से जुड़े लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाए और क्या हुआ, पहले की कुछ हथियार निर्यात लाइसेंस भी निलंबित किए जा चुके थे। इसके बाद सितंबर 2025 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता दे दी और 2026 में ब्रिटेन सरकार ने वेस्ट बैंक में सेटलर हिंसा को लेकर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। यानी नेतन्याहू जिस बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं उसके पीछे एक लंबी डिप्लोमेटिक स्टोरी है। ब्रिटेन अब भी इजराइल के अस्तित्व और सुरक्षा का समर्थन करता है, लेकिन नेतन्याहू सरकार की गाजा और वेस्ट बैंक पॉलिसी पर उसका विरोध पहले से तुलना में ज्यादा खुला और सख्त हो गया है। और यही दर्शकों वजह है कि नेतन्याहू की नजर में ब्रिटेन अब वह पुराना ब्रिटेन नहीं है जिसे वह इजराइल के ज्यादा करीब मानते थे। ब्रिटेन अब नेतन्याहू के लिए बदल गया है। ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी कितनी है, अब जरा ये भी गौर फरमाइए। देखिए, जिस तरीके से अब नेतन्याहू के बयान को देखा जा सकता है, सबसे विवादित हिस्से पर है ये बयान, यानी ब्रिटेन को इस्लामिक रिपब्लिक कहना। क्या ब्रिटेन वास्तव में इस्लामिक रिपब्लिक बन गया है? ब्रिटेन की आबादी में मुस्लिम की आबादी कितनी है, समुदाय का हिस्सा कितना परसेंट है, कितना ये हावी हुआ, पिछले दशकों में कितना बड़ा है। इंग्लैंड और वेल्स की 2021 सेंसस के मुताबिक करीब 38,68,000 लोग यानी 6.5% आबादी खुद को मुसलमान बताते हैं। 2011 की बात कर लेते हैं, यह आंकड़ा दर्शकों करीब 27 लाख यानी कि 4.9% था। यानी 10 साल में मुस्लिम्स कितने बढ़े, हिस्सेदारी दोनों बढ़े। इसलिए नेतन्याहू का इस्लामिक रिपब्लिक वाला शब्द एक राजनीतिक तंज है और यही इस बयान का सबसे विवादास्पद हिस्सा सामने आया है। किसका? ये है बयान बेंजामिन नेतन्याहू का। अब चलिए कुछ और बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी लाइन पर जिसने इस पूरे बयान को ज्यादा बड़ा बना दिया। वो कौन सा बयान था जिसने इस बयान को बड़ा बनाया? नेतन्याहू ने ब्रिटेन को पहला इस्लामिक रिपब्लिक विथ न्यूक्लियर वेपन्स कहने की बात कही है। यानी यहां उन्होंने धर्म और परमाणु हथियार दोनों को एक ही तराजू पर राजनीतिक तंज में जोड़कर रख दिया और अपना बयान पेश कर दिया पूरी दुनिया के सामने। यह बयान वायरल हो रहा है, लेकिन दुनिया की वास्तविक न्यूक्लियर मैप अगर आप देखेंगे ना तो कुछ तस्वीरें अलग ही हैं। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल।
और यही है न्यूक्लियर पावर। अब जिस तरीके से नेतन्याहू का बयान क्या ब्रिटेन में हड़कंप मचाएगा, क्या ब्रिटेन के रिश्तों में दरार और बढ़ सकती है? प्रतिबंध तो पहले से कुछ मामलों में लगाए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन अब भी नहीं मानता कि नेतन्याहू का ये रवैया आगे आने के लिए यहां पर संभावित होगा। और देखिए, ये बेहद खास मुद्दा है और यही वजह है कि इंडिया न्यूज पर दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट है, जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। और मल्लिका पांडे जी, शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों को पहले तो जय हिंद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसके साथ मैं अपनी डिबेट की शुरुआत करना चाहूंगी और सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी सर आपका, ब्रिटेन के इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? नेतन्याहू का बयान सही है क्या? हाँ सृष्टि जी, देखिए नेतन्याहू थोड़ा सा हैरान है, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ी सी शायद हीन भावना से भी ग्रस्त हैं। ब्रिटेन अभी भी ओवरऑल अगर देखा जाए हमेशा समर्थक रहा है इजराइल का। ये सिर्फ जो बयान नेतन्याहू ने दिया है, ये देखिए दुनिया में ज्यादातर देश, यूरोपियन देश भी एक एक करके फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। अब भारत भी फिलिस्तीन को मान्यता लंबे समय से दे रहा है। तो इसमें ऐसी कोई भावना नहीं है किसी भी देश की कि वह इजराइल को आहत करे। लेकिन हाँ, नेतन्याहू नेतन्याहू है, एक्सट्रीम राइट विंगर हैं। उनकी जो पार्टी है इजराइल के नेसेट में, इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसमें लिकुद पार्टी जो है अल्पमत में है। तो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश ग्रुप के साथ वह सरकार बनाकर चला रही है। तो नेतन्याहू को थोड़ा बीच बीच में अपने जो राइट विंग सपोर्टर्स हैं उनको ये आभास देना पड़ता है कि वो बहुत ही कट्टर जीव हैं और इजराइल के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध इस तरह के बयान दिए हैं। क्या वाकई इंग्लैंड इस्लामिक रिपब्लिक बन रहा है? जैसा कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे, 6% आबादी है मुस्लिम्स की। चलिए भविष्य में बढ़कर 7% हो जाएगी। 40 लाख मुस्लिम्स हैं, चलिए भविष्य में बढ़कर 50 लाख हो जाएगी। लेकिन यह जो ट्रेंड है ये यूरोप के ज्यादातर देशों में बहुत कॉमन है। हर 10 साल में मुस्लिम की आबादी 1% बढ़ जाना, यह ट्रेंड फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड, इन सभी देशों में देखा गया है, इटली में भी देखा गया है। जी सृष्टि जी। बिल्कुल ठीक है सर। मल्लिका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मल्लिका जी, देखिए आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, ब्रिटेन के बदलते ये डेमोग्राफी पर कैसे असर आप देख रही हैं और क्या वाकई जो बेंजामिन नेतन्याहू जो बोल रहे हैं वो सही मान रही हैं आप, और आने वाले समय में इन दोनों के रिश्तों में खटास आने वाला है? इस्लामिक रिपब्लिक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। नमस्कार सृष्टि जी। ये एक बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत सारे कमेंट्स को मैं सीरियसली नहीं लेती हूँ, बट ये एक कमेंट ऐसा है जो यूरोप की पॉलिटिकल एंजाइटी दिखाता है। कहीं ना कहीं हमने कंटिन्यूअसली शार्प राइज देखा है। सबसे पहले तो ब्रिटेन में हमने देखा कि कैसे पिछले साल एक केस हुआ था जिससे ग्रूमिंग गैंग्स जो हैं ब्रिटेन की काफी फेमस हुई थी, जिसमें काफी सारे पाकिस्तानी नेशनल इमिग्रेंट्स, अफगानिस्तानी इमिग्रेंट्स थे मौजूद, जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ग्रूम करते हैं बचपन से कन्वर्जन की तरफ। तो ये ग्रूमिंग गैंग्स का हमने देखा कि 700 से प्लस केसेस हैं। कोई कोई तो ये भी सजेस्ट करता है कि अभी तक 4000 से ऊपर केसेस हो चुके हैं। और ब्रिटेन के पास सैडली अभी तक कोई भी ऑफिशियल एक कहीं ना कहीं डेटाबेस नहीं है कि कितने ग्रूमिंग गैंग्स हैं। तो ग्रूमिंग गैंग्स एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है ब्रिटेन के लिए। वही हम देखते हैं सृष्टि जी, जैसे आपने बताया कि ओवरऑल जो राइज रहा है 44% हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं की राइज हुआ है इनकी पॉपुलेशन में। 4.9 से हम देख रहे हैं अब 6% से ऊपर आ गया है। लंदन में हम देख रहे हैं कि तीनों के तीन जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के मेयर थे वो तीनों के तीन मुस्लिम हैं आज के टाइम में। इनफैक्ट जो सादिक खान है लंदन के मेयर, वो तीसरी बार जीते हैं, तीसरी बार पावर में आए हैं। इनफैक्ट उनके आने से ऐसा हुआ है कि लंदन की एक फेमस स्ट्रीट है, तो रमजान के टाइम में उसमें हजारों लाइट्स लगाई जाती हैं। इनफैक्ट अभी क्या शुरू हुआ था पिछले साल, वहां पर उन्होंने सड़क में बैठ के पूरी नमाज भी पढ़ी थी, जो बहुत ही पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया था, आगे पॉलिटिकल वो बन गया था। और एट द सेम टाइम पैरेलली हम क्या देख रहे हैं सृष्टि जी, हम एक तरफ तो शार्प राइज इन मुस्लिम पॉपुलेशन देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शार्प डिक्लाइन
इन क्रिश्चियनिटी वहां पर। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राइज हो रहा है और बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं। ये तो हमने इंग्लैंड और वेल्स का डेटा स्टडी किया है, बट हम इंडिविजुअली अगर टाउन्स का डेटा भी स्टडी करें तो काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। काफी ऐसे यूट्यूबर्स भी हम देखते हैं कि आते हैं जो इंटरव्यूज देते हैं कि कैसे पूरा एक डेमोग्राफी, एक कल्चरल, पूरा एक जो आइडेंटिटी थी वो कहीं ना कहीं चेंज होते जा रही है सृष्टि जी। ठीक तो है। एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं, जो वाइट्स है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो सेक्युलरिज्म की तरफ जा रहा है, बट दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये काफी खतरनाक भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो पूरी जगह की एक डेमोग्राफी आप चेंज कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं। और बिल्कुल। अभी एक लास्ट पॉइंट हाईलाइट करूंगी सृष्टि जी। श्योर। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड में 85 या 85 से ऊपर आई थिंक अब शरिया कोर्ट्स भी हैं। तो जो शरिया कोर्ट्स हम देखते हैं कि जो एक जजमेंट पास करते हैं, वो इनफैक्ट बहुत सारे मतलब उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट उनकी मौजूदगी ही हम देख रहे हैं कि 85 एंड अबव से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शरिया कोर्ट्स भी पूरे इंग्लैंड में मौजूद है आज के टाइम में। जी सर। बिल्कुल। और देखिए मल्लिका जी, आपने भी कह दिया कि सिचुएशन इज अलार्मिंग। कैप्टन सर, आपके पास मैं रुक करना चाहूंगी। अगर बात की जाए देवनाथ सर, तो देखिए ब्रिटेन ने कहा है गैर जिम्मेदाराना ये रवैया है नेतन्याहू का, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बात कही है कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ब्रिटेन में, जबकि साफ दावा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पॉडकास्ट में कहा है कि वहां की मीडिया भी इजराइल के समर्थन में अब घटती हुई नजर आ रही है। सर, आपको लग रहा है क्या कि मीडिया पर भी कब्जा हो गया है, मीडिया भी इजराइल के खिलाफ बोल रही है? ऐसा आप देख रहे हैं क्या? हाँ, देखिए सृष्टि जी, पूरे यूरोप में ही जो माहौल है, हाँ। इंग्लैंड में भी उसी तरह का माहौल है। अच्छा। माहौल जो है वो इस तरह से है कि दुनिया भर के जो लोग हैं वो यूरोप की तरफ माइग्रेट करना चाहते हैं, अच्छा। और यूरोप उनको वेलकम करना चाहता है। देखिए, अभी अगर आप किसी भी यूरोपियन देश में जाएं तो समाज के जो सबसे निचले काम होते हैं जॉब लेडर में, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, हाउस क्लीनिंग, हाइजीन, सड़कों पे जो मजदूर काम करते हैं, कौन करेगा? इसके लिए व्हाइट स्किन्ड यूथ सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह अब समाज में उस स्थिति में पहुंच गए हैं। व्हाइट स्किन्ड बच्चों की बात कर रहा हूँ, यूरोप में और इंग्लैंड में भी, कि उनका घर है, माँ बाप प्रतिष्ठित हैं, पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल्स में काम कर रहे हैं। तो यूरोप को एक आबादी चाहिए जो कि यूरोप में जाकर काम कर सकें। अब यूरोप में जाके कौन काम कर सकेंगे? समाज में इस तरह के काम करने के लिए, अगर कह ही देता हूं, भारत से कोई भी जाकर यूरोप में या इंग्लैंड में हाइजीन रिलेटेड, हाउसकीपिंग रिलेटेड काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन हाँ, मुस्लिम देश हैं, गरीबी है, मुस्लिम देश हैं, वहाँ आंतरिक कलह चल रहा है, तो रिफ्यूजीज बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। अफ्रीकन देश हैं, इकोनॉमिक माइग्रेशन चल रहा है। ये सब मुस्लिम्स जो हैं जान देकर इंग्लैंड की तरफ कूच करते हैं। मैं बता दूं कि जब ये अफ्रीका छोड़कर भागते हैं स्पेन की तरफ, फ्रांस की तरफ, तो आधे तो समुद्र में ही डूब जाते हैं। और इस तरह से जब ये फ्रांस पहुंचते हैं, फ्रांस के उत्तरी तट से जब ये स्ट्रेट ऑफ कैले को पास करके ब्रिटेन में घुसने की कोशिश करते हैं इलीगली, फिर आधे जो हैं वो समुद्र में डूब जाते हैं। यानी ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है। तो इसको क्या रोकने की पॉलिटिकल इच्छा है? पॉलिटिकल इच्छा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उनको काम करने के लिए लोग चाहिए, और ब्रिटेन और यूरोप में अभी नीचे खासतौर से ब्लू कॉलर काम करने के लिए लोग, बच्चे नहीं हैं। जी ठीक है मल्लिका जी, आई कम टू यू। अगर बात की जाए वाकई अगर ये बदलाव हो रहा है, और अगर ये बदलाव दुनिया के तमाम देशों में दिख रहा है, अगर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ये बात कह रहे हैं, तो क्या ब्रिटेन इस पर विचार करेगा, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा? क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा कि अगर हमारे देश में कोई दूसरे देश की टिप्पणी सामने आती है कि हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो चिंता तो होनी चाहिए। तो मल्लिका जी, क्या लग रहा है आपको, चिंता होगी ब्रिटेन को, या एज यूजुअल ब्रिटेन इसे नॉर्मलाइज करने पे तुला रहेगा? व्हाट यू विल से?
बिल्कुल सृष्टि जी, ब्रिटेन नॉर्मलाइज करने में तुला है, बट एक वो बहुत ग्रैपलिंग चैलेंज फेस कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैरेलल इंस्टीट्यूशन जो शरिया कोर्ट्स हैं वो स्टैब्लिश करे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पहले हम देखते थे कि इस्लाम पहले सिर्फ एक मस्जिदों में हम देखा करते थे, एक कन्फाइनमेंट होता था, बट अब हम देख रहे हैं राइज इन मुस्लिम एमपीज ऑल्सो। मेरे ख्याल से डेटा सजेस्ट ये भी करता है कि आज के टाइम में लगभग 25 एमपी जो यूके की पार्लियामेंट में है वो मुस्लिम्स हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि शरिया कोर्ट तो है ही है, हम देख रहे हैं कि बीबीसी वन ने भी अभी बीच में क्या किया था कि बीबीसी वन ने भी एक पूरा ईद के टाइम में नमाज पूरे उसमें ब्रॉडकास्ट की थी, ऐसा उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारी ऐसी लोकेलिटीज भी हैं जो एकदम डेडिकेटेड अब मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए हो गई है। हम जहां पर देखते हैं कि इफ्तियार भी सड़कों में मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ब्लैक रोवर्स जो एक फुटबॉल क्या कहते हैं ग्राउंड था, उन्होंने ईद की प्रेयर्स के लिए वहां पर दे दिया, वहां पर ईद की नमाज पढ़ी जा रही है ईद के दौरान। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पैरेलली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ मॉस्क भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एमपीज भी अच्छा है। हाँ, एक तरफ जो है वामपंथी लोग एक तरफ ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि देखिए इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, उनको वहां अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं थी, तो अब देखिए वो यहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेल, कंट्रीब्यूशन भी देखना चाहिए, बट सृष्टि जी इसमें हम ये नहीं भूल सकते कि ये लोग ग्रूमिंग गैंग्स भी चला रहे हैं, इलीगल इमिग्रेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, छोटी छोटी मासूम बच्चियों को, क्रिश्चियन बच्चियों को हमें, और जो नॉन रिलीजन भी अभी बढ़ चुकी है पॉपुलेशन वहां की, सबको टारगेट किया जा रहा है, बचपन से टारगेट किया जा रहा है, कन्वर्जन की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये ग्रूमिंग गैंग्स का भी केस बहुत ज्यादा फंसा है, और सृष्टि जी वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम उसके प्रति उसको सेक्युलरिज्म का नाम देके हेडलाइन बदल के उसको हम सेक्युलरिज्म नहीं बोल सकते हैं। मल्लिका जी, आपने बहुत अच्छी ये बात कही, ग्रूमिंग गैंग को लेकर जो आपने चिंता की बात कही है। देखिए, अभी बीते एक महीने की मैं बात करना चाहूंगी, मैं आंकड़ों की भी बात करना चाहूंगी। देवनाथ सर, आपसे भी मैं सवाल करना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर ग्रूमिंग गैंग का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, और इसमें जिस तरीके से क्रिश्चियन बच्चियों को फंसाया जा रहा है, और ये भी देखा जा रहा है कि कौन अमीर है कौन गरीब है। सर, ये बताइए आप, क्या ब्रिटेन को इसको लेकर चिंता नहीं जाहिर करनी चाहिए? अगर ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तान की तरफ से एक्टिव किया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं इस पर सख्ती की जा रही है? सर, क्या कहेंगे इस पर? हाँ सृष्टि, देखो हो ये रहा है कि ग्रूमिंग गैंग की जो कार्रवाई है वो दशकों से जमीन के नीचे अंडरग्राउंड अच्छा। मूवमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन एक अंडरग्राउंड प्रथा थी। अच्छा। वहां पर डेटिंग और एक्साइटेड डेटिंग एक प्रथा थी, अभी भी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनकी उम्र 12 साल 14 साल 16 साल है, वो कुछ अनयूजुअल करना चाहते हैं। डेटिंग प्रथा है, हम भारतीयों के लिए समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। डेटिंग एक प्रथा है, भारत में भी आदिवासी जनजातियों में ये प्रथा है, जहां पर 14 साल 16 साल के होने पर बच्चे और बच्चियां आपस में मिलते हैं। इंग्लैंड में, यूरोप के कई देशों में, अमेरिका भी के भी कुछ छोटे छोटे कस्बों में एक्साइटेड डेटिंग, यानी ऐसी डेटिंग जो कि सनसनीखेज हो, वो एक प्रथा बनती जा रही है। तो ये टीनेजर्स की मानसिकता होती है, जो कि समाज में जो बंधन है उनको लांग कर ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि उनका जो पीयर ग्रुप है, उनके जो मित्र हैं, उनकी सहेलियां हैं, वो कहें वाओ। उनके पेरेंट्स, आधे बच्चे तो ये एक्साइटेड डेटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने माँ बाप को चैलेंज करना चाहते हैं। ठीक है। अब ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत डेटिंग्स ग्रूमिंग गैंग्स में गलत चली गई हैं, गलत दिशा में गई हैं। बिल्कुल। इंग्लैंड की सरकार और वहां की जो पुलिस है वो वहां के प्रथा के लेट डाउन पुलिस प्रोसीजर के हिसाब से कदम ले रही है। ठीक है क्या सर, वो देखने और वाली बात बढ़िया होगी, हो अगर सकती कदम है? लिया जा रहा है तो किस तरीके से फैसला आ सकता है। यूके देवनाथ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मल्लिका जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। चर्चा को